हो गई पीर पर्वत सी, हो गई पीर पर्वत सी, हो गई पीर पर्वत सी। क्या हो गई पीर पर्वत सी, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ साथियों, स्वागत है आपका आज की इस आंसर की के अंतर्गत। और हम लोग सबसे पहले तैयार कर चुके हैं आपकी आंसर शीट। पहले ये जान लेते हैं कि साहब किस किस से कहां से कितने प्रश्न पूछे गए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट करना चाहता हूं और आपको देखना चाहिए। अगर हम बात करेंगे काव्य शास्त्र में टोटल कितने प्रश्न आए हैं, पहले यही से शुरुआत हम लोग करेंगे। इसके बाद साहित्य की हम बात करेंगे, इसके बाद रचनाओं की हम बात करेंगे, इसके बाद हम व्याकरण की बात करेंगे और टोटल आपके आगे शिक्षण विधियां, और एक पार्ट को हम लोग और बना लेंगे जिसके अंतर्गत है भाषा और बोलियां, उद्भव और विकास। जी हाँ, यहां आप देखिएगा किस पार्ट से कितने प्रश्न आए, तो उम्मीद के अनुरूप इस बार प्रश्न पूछे गए। जहां हम बात करते हैं काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र से साथियों 10 प्रश्न पूछे गए। बिल्कुल मैं पेपर को देखकर उसके आधार पर बता रहा हूं, 10 प्रश्न आपके काव्य शास्त्र से पूछे गए। व्याकरण से टोटल क्वेश्चन पूछे गए 51 क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन आपके व्याकरण से पूछे गए हैं। और बात करते हैं बोलियां, बोलियों में से 5 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। अगर हम बात करेंगे साथियों रचनाएं, रचनाओं ने इस बार तहलका मचा दिया, 36 क्वेश्चन रचनाओं में से आए और ये आप देख लीजिएगा 36 क्वेश्चन रचनाओं के हैं। साहित्य के क्वेश्चनों की संख्या 30 है और शिक्षण विधियों के क्वेश्चनों की संख्या आपकी 18 है। टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन बैठेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, इस बार जो पेपर आया सेकंड ग्रेड का, उसमें से कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। काव्य शास्त्र से 10 प्रश्न पूछे गए, साहित्य से 30 प्रश्न पूछे गए, 36 प्रश्न आपकी रचनाओं से पूछे गए हैं, 51 प्रश्न आपके व्याकरण से पूछे गए, 18 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थी। 18 क्वेश्चन शिक्षण विधि से पूछे गए और 5 क्वेश्चन उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि, भाषा और बोली से पूछे गए। यानी जो सिलेबस में दिया गया था लगभग उसी पैटर्न को बनाकर प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया। आपके मस्तिष्क से प्रश्न उठता होगा कि साहब पेपर का स्तर कैसा था, तो पेपर का स्तर कोई ज्यादा जटिल नहीं था। एक बार सभी को नमस्कार मैं चाहूंगा, प्लीज मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द मैं राजस्थान में सबसे पहले चाहता हूं कि अपने इसका सॉल्यूशन करवाए। और अभी मैं तैयार हो चुका हूं, मेरे पास सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल चुके हैं और मैंने इनको लगा भी लिया है। आप लोग जल्द से जल्द मात्रा में इसको शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। ये मैंने बता दिया है, ये आरपीएससी जो अभी एग्जाम हुई है आज, आरपीएससी हिंदी ग्रेड सेकंड, उसमें कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, सब बातें मैंने आपको बता दी है। यानी कुल मिला के सिलेक्शन का जो आधार है वो आपकी हिंदी व्याकरण और कौन सी है रचनाएं। एक बार प्लीज मेहरबानी करके इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। यस, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं हम लोग। हिंदी भाषा के उद्भव से असंबद्ध अपभ्रंश किस विकल्प में है। एक बार यहां देख लीजिएगा। यस, हिंदी भाषा के उद्भव, हिंदी भाषा के उद्भव से असंबद्ध अपभ्रंश किस विकल्प में, आपको पता होना चाहिए। हिंदी भाषा का उद्भव विकास शोर सैनिक अपभ्रंश से माना जाता है। तो अर्ध मागधी से आपकी आई है पूर्वी हिंदी, मागधी से आई है आपकी कौन सी, बिहारी। जी हाँ, मागधी से आपकी आई है बिहारी। और यहां अगर हम बात करेंगे ये पूर्वी हिंदी है, शोर सैनी से आपकी हिंदी राजस्थानी वगैरह आई है। महाराष्ट्र इसमें सही आंसर होगा, बिल्कुल एकदम सही है, आप आंसर लगा लीजिएगा। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। हिंदी भाषा के उद्भव से असंबद्ध अपभ्रंश है, अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूप माने गए हैं। चलो, निम्नलिखित में से प्रख्यात ललित निबंधकार नहीं है। कौन से प्रख्यात ललित निबंधकार नहीं है। कुबेरनाथ राय का नाम आपने सुना, बिल्कुल ये ललित निबंधकार है। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों रामचंद्र शुक्ल जी, विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी।
ललित निबंधकारों की श्रेणी में नहीं आते हैं, बल्कि हम यूं कह सकते हैं ये वैचारिक निबंधकार है। सही आंसर आपका रामचंद्र शुक्ल जी होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं है। गोदान 1935 में लिखा गया। नदी के द्वीप आपको पता होना चाहिए। वह जो मैंने देखा, इसका आंसर होगा वह जो मैंने देखा है। और यह उदय शंकर भट्ट का, जी हाँ, यह उदय शंकर भट्ट जी का है। और उदय शंकर भट्ट जी का ये जो उपन्यास है ये अपने आप में साथियों ऐतिहासिक है। जी हाँ, ऐतिहासिक। सही आंसर ये होगा शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप। आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ाया गया था। आगे के 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है से न ए, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, 1941, 1951, 1961। याद करने का तरीका 3 उपन्यास है और तीनों का क्रम 10-10 साल का अंतर है। से न ए, शेखर एक जीवनी 1941, नदी के द्वीप 51, अपने अपने अजनबी 1961। लेकिन यहाँ सही आंसर होगा वह जो मैंने देखा, उदय शंकर भट्ट जी का, और यह ऐतिहासिक है। सर सारा का सारा पेपर जो आपने पढ़ा है वही आया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा, सचेतन कहानी से जुड़े कहानीकारों में सम्मिलित नहीं है। सचेतन कहानी से जुड़े हुए कहानीकारों में कौन कौन शामिल नहीं है आपको पता होना चाहिए। मधुकर सिंह, दामोदर सदन, महिब सिंह, कमल जोशी। इसका आंसर होगा मधुकर सिंह। जी हाँ, मधुकर सिंह का संबंध सचेतन कहानी से नहीं है, बल्कि हम यूं कह सकते हैं इसका संबंध है समानांतर कहानी से। जी हाँ, समानांतर कहानी से संबंधित कौन है? मधुकर सिंह। याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं हम लोग। देखिएगा, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से होता? अभी अभी मैंने चर्चा की थी। देखो आप, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी आई है, तो ये अर्धमागधी पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूप है, उनमें से अर्धमागधी का जो हुआ है वो पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पैसासी, पंजाबी और लैंड आ जाएगा, ब्राचड़ हो जाएगी। सही आंसर आपका ये हो जाए, एकदम करेक्ट आंसर है। जी हाँ, इसके बाद एक बार मैं चाहूंगा, एक बार प्लीज मेहरबानी करके इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि राजस्थान में सबसे पहले अपने आंसर शीट जा सके। हाँ, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि का दोष माना जाता है, कौन सा दोष देवनागरी लिपि का माना जाता है? एक बार आप इसको देख लीजिएगा। संयुक्त अक्षरों को लिखने की कई पद्धतियां हैं। जी हाँ, संयुक्त अक्षरों को लिखने की कई पद्धतियां हैं, ये इसका दोष माना जाता है। अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है, तो दोष आपका आंसर ये होगा इसमें। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थानी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ढूंढाड़ी आपको पता होना चाहिए, ये जयपुरी है, जाड़साई है, काई कुई की बोली है। इसी प्रकार मालवी अपनी है ही नहीं, मेवाती से नहीं है। मारवाड़ी, मारवाड़ी बिल्कुल सही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जो मारवाड़ी है ना, इसका प्रारंभिक रूप डिंगल है और ब्रज का प्रारंभिक रूप कौन सा? पिंगल। ये अग्रवालों की भाषा है और इसे पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है। और राजस्थानी की 4 प्रतिनिधि बोलियां, उनमें से मारवाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? आपको कक्षा में बिल्कुल बताया गया है। ब्राह्मी लिपि से। जितनी भी लिपियां, सबका उद्भव और विकास कहां से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। बिल्कुल सर, आपने जो पढ़ाया है, जो लिखाया था, उदाहरण वैसे के वैसे हैं। शुक्रिया, बिल्कुल धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम, नमस्कार जी। चलिएगा, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न आपका, जल छर, तल छर, नभ छर, नाना, जे जड़ जीवत चेतन जीव जहाना। बालकांड की चौपाई में प्रयुक्त जहाना शब्द का मतलब क्या है? आपको पता होना चाहिए। रचनाओं से इस बार प्रश्नों की संख्या पूछी गई है। 36 प्रश्न रचनाओं में से पूछे गए, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। और जिन्होंने रचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ा, समझ लीजिएगा, उसका सिलेक्शन तो फाइनल है। ठीक है, बालकांड की चौपाई में प्रयुक्त जहाना शब्द किसके लिए आया? ये जगत के लिए आया, जगत संसार के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। लेखन करूं करंक की, लिखी लिखी राम पटाओ, कबीर की साकी के संस में प्रयुक्त करंक शब्द से क्या तात्पर्य? करंक का मतलब किससे लिया गया? हड्डी से। करंक का मतलब किससे लिया गया? हड्डी से। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हसे न बोले उन्मनी, चंचल मेलिया मारी। कबीर की इस पंक्ति में प्रयुक्त उन्मनी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस दशा के लिए हुआ है? ये योग की एक विशिष्ट दशा है। जी हाँ, योग की एक विशिष्ट दशा, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ। एकदम करेक्ट आंसर है ये।
हाँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूनू बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव, कबीर ग्रंथावली में से लिया गया है ना ये, और ये किया गया प्रस्तुत साकी के अंश में। दूनी शब्द से क्या तात्पर्य? दूनू का मतलब जाखा, गुरु भी, अंधला, चेला, खरा, निरंद, अंधा, अंधा, ठेलिया, दूनू कूप पड़ंत। यहाँ किसके लिए है? ये गुरु और शिष्य के लिए शब्द का प्रयोग है। किसके लिए है? गुरु और शिष्य के लिए शब्द का प्रयोग हुआ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। धुआंधार तरीके से हम चाहते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले अपने आंसर शीट जाए, बिल्कुल। और ज्यादातर प्रश्न वही आए हैं जो परीक्षा में आपको कक्षा में पढ़ाए गए हैं। बोले कृपा सिंधु वृष केतु कऊ अमर आए, कई हेतु। उक्त पंक्ति में वृष केतु शब्द किसके लिए है? भगवान राम के लिए, कामदेव के लिए, गुरु विश्वामित्र के लिए। तो यह आंसर हो जाएगा भगवान शिव के लिए। जी हाँ, क्योंकि वर्ष का मतलब तो होता है बेल, वृक्ष का मतलब तो क्या होता है? बेल, और केतु का मतलब होता है ध्वजा। और ये आंसर किसके लिए आ जाएगा? भगवान शिव के लिए। जी हाँ, भगवान शिव के लिए करेक्ट आंसर है ये। चलिएगा, इसके बाद में नाथ कृपा अब गए विषादा, सुखी भये प्रभु चरण प्रसादा। उपयुक्त पंक्ति में किसका विषाद नष्ट होने की बात कही गई है? राजकुमारी सीता का, माता कौशल्या का, महाराज जनक का, माता पार्वती का, या अनुत्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराज जनक का। जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराज जनक का। इसी प्रकार सूजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। बालकांड की देखो, बालकांड में से इस बार गजब प्रश्न पूछे गए। 5-6 प्रश्न बालकांड से पूछे गए, जिसको हम ये कहकर टाल देते हैं कि तो पढ़ने की चीजें नहीं, बहुत लेंथी है, लेकिन इस बार बालकांड ने इतिहास रच दिया। सूजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। ये पंक्तियां तुलसीदास किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? यहाँ इसके माध्यम से संत समाज को प्रणाम कर रहे हैं। एकदम सही आंसर है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हरि मोरे जीवन प्राण आधारा, और आश्रो नाई तुम बिन तीनों लोक मजारा। मीरा पदावली की पंक्तियां ये, और इसमें किस बात पर वजन दिया गया है? यहाँ आराध्य के प्रति व्यक्त भाव कौन सा? विनय का भाव। किसका भाव है? विनय का भाव। एकदम करेक्ट आंसर है। मिलाते जाइए और शेयर करते जाइएगा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। तू काकी है कृत प्रशंसा, कौन घोष पटायो। सूरदास की पंक्ति में घोष शब्द किसके लिए आया? घोष शब्द। तू काकी है कृत प्रशंसा, कौन घोष पटायो। यहां आ जाएगा अयेरों की बस्ती। एकदम सही आंसर है ये, अयेरों की बस्ती करेक्ट आंसर है यहाँ। चलिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तबो उपग, कई बार मैंने जोर देकर कहा कि उद्धव के लिए है। उपग सुत आए गए, ये किसके लिए है? उद्धव के। कक्ष में कई बार मैंने आपको बताया है। चलिए जी, पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि का मतलब क्या है? पुष्टि के 3 मार्ग होते हैं ना, आपको बताया गया था। इसमें सही आंसर हो जाएगा भगवत अनुग्रह। भगवत अनुग्रह एकदम करेक्ट आंसर है। जितना ज्यादा हो प्लीज एक बार शेयर भी करते रहिएगा। अगला प्रश्न आपका देख लीजिएगा इसको। प्रश्न संख्या 20। युवती जोनू में मिली गई बिहारी रत्ना करके इस दोहे में प्रस्तुत जोन है। जोन का मतलब चांदनी। ऐसा कैसा बताया था? मैंने आपको कहा था कि ये प्रश्न आ सकता है। और एक नायिका इतनी सुंदर है कि चांदनी में और उसके शारीरिक रंग में कोई अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। तजो मनो तारन बिरदू बारक बारनू तारी। बिहारी के इस दो में आए बारनू शब्द का मतलब क्या होता है? बारनू का मतलब हाथी। बारनू शब्द का अर्थ किसके लिए आया? हाथी के लिए आया। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार मीरा के काव्य में प्रयुक्त भाषा के 4 स्तरों में शामिल नहीं है। पंजाबी है ही, राजस्थानी तो है ही, और गुजराती है। सही आंसर आपका कोरवी होगा। कोरवी बोले तो खड़ी बोली, इसमें शामिल नहीं है। एकदम करेक्ट आंसर है। आप भी कमेंट करके बताएगा कि आपका आंसर क्या हो सकता है। फटाफट कमेंट करते रहेगा प्लीज। आली रे मन, आली रे मेरे नैना बाण पड़ी। मीरा की इस पंक्ति में प्रयुक्त बाण शब्द का मतलब क्या है? हिलोर है, आंसू है, आदत है, छवि है, या फिर इसका उत्तर अनुत्तरित होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा आदत। क्या हो जाएगा? आदत। करेक्ट आंसर है इसमें। पिए बिछुड़न को, दूसरे दुकु हर्षु जात पयोसार। पंक्ति में मैंने ऐसा कैसा बताया था आपको? पयोसार का मतलब होता पीहर, पिता का घर, जिसे अपन बोल सकते हैं पीहर। पीहर। और अपने ये भी बताया था नेहर।
और इसमें यह भी बताया था कि आपको दुर्योधन के एक प्रसंग से जोड़कर आपको बताया गया था। और सेम टू सेम यही बात है, एक नायिका अपने घर से बिछड़ती है तो प्रिय से बिछड़ने का भी दर्द है और उधर जाने का भी उसको खुशी हो रही है। तो ये पिता का घर पियर या नहर, इसमें करेक्ट आंसर हो ही जाएगा। बिल्कुल ऐसा कैसा बताया गया था। हाथ हाथड़ आहणे नार जिणरो नाम उपपक्ति के रचनाकार में सिंह किसे कहा गया? जो हाथी को हथेली की थाप से मार डाले। बिल्कुल सही है, जो हाथी को हथेली की थाप से मार डाले, एकदम सही है। नए बैच कब से चलेंगे? 14 सितंबर को फ्री सेमिनार है संडे को। 16 सितंबर को सुबह और शाम नए बैच प्रारंभ होंगे। हाँ, टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ होगी। बिल्कुल एकदम सही आंसर है। एक बार थोड़ा सा शेयर करो प्लीज, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धुआंधार तरीके से। वैण सगाई वालिया फेंकी जे रसपोष, वीर हुतासन बोल में दीजे एक न दोष। वैण सगाई का मतलब क्या है? वैण सगाई अनुप्रास के समान एक अलंकार होता है, जो आपको बताया गया, डिटेल से बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है। पग पाछा छाती धड़क काड़ो पीड़ो दी, नेण नीचे सामो सुने कवड़ हड़ा के सिंह। उस पंक्ति में, इस छंद में वीर सत्सई के इस छंद में वर्णन का विषय है दीर्घाकार साहसी सिंह का सेवक और योद्धा। बिल्कुल सही आंसर है इसमें, सेवक और योद्धा इसका करेक्ट आंसर होगा। गुरुदेव भरतपुर की भूमि से प्रणाम। एक बार पानी की बोतल दो ना। बिल्कुल, नमस्ते गजेंद्र फौजदार साहब, उम्मीद है पेपर अच्छा होगा। कमेंट करते रहिए फटाफट और शेयर भी करते रहिएगा प्लीज। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। पेपर का स्तर इजी था। तत्व व करगत हुआ या उड़ गया निम्न में से किसका? भीष्म पितामह का है, भीम का है, युधिष्ठिर का है या दुर्योधन का है? तो सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर का। किसका आंसर हो जाएगा? ये युधिष्ठिर का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ युधिष्ठिर, सिंधु के हम पार है, तुम्हें चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। कुरुक्षेत्र कब लिखा गया था? 1946 में। कुरुक्षेत्र 1946 में लिखा गया। ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? सुयोधन के द्वारा कही गई पंक्तियां। बिल्कुल सुयोधन के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। चलिएगा, रामधारी सिंह द्वारा रचित कुरुक्षेत्र में पविकाई पांडु किसे कहा गया? किसके लिए पविकाई पांडु शब्द का प्रयोग हुआ? भीम के लिए। ऐसा कैसा सर्वोत्तम पब्लिकेशन की किताब में। सर दौड़ा कर मारा, मजा आ गया गुरुदेव, थैंक यू। जैसा बताया वैसा ही पेपर है। गजेंद्र फौजदार साहब करें। बीकानेर से प्रणाम महेंद्र कुमार सारण जी, वेरी गुड। गजेंद्र फौजदार शानदार पेपर है आपके नोट्स में से, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कमेंट भी करते रहिएगा फटाफट और आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, शुक्ल जी के उत्साह निबंध के अनुसार उत्साह में किन दो भावों का योग है? साहस और आनंद का। बिल्कुल सही आंसर है, साहस और आनंद। साहस और आनंद का दो का इसके अंतर्गत क्या मूल रूप से योग है? क्या कहूं क्या मैं हूं उद्भ्रांत विवर में नील गगन के आज। कामायनी की इन पंक्तियों में उद्भ्रांत शब्द किसके लिए आया? यह आंसर आया किसके लिए? मनु के लिए। बिल्कुल मनु एकदम करेक्ट आंसर है। डरो मत अरे अतृप्त संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंच आवेगी सकल समृद्धि कामायनी में। सही आंसर क्या होगा बताइएगा इसमें? श्रद्धा। बिल्कुल कमेंट कर रहे हैं यहाँ बहुत सारे बच्चे कि सर राजस्थान में सबसे पहले आप ही करवा रहे हो, वेरी गुड। एक बार 27 का आंसर देखने के लिए बोल रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। 27 का आंसर क्या है? सेवक और योद्धाओं के लिए है ये। फिर भी अगर कोई दिक्कत तो मैं देख लूंगा, क्योंकि आपको पता है ऐसे कि टीप टाप कर तो लिख नहीं रहे, सबसे पहले करवा रहे हैं, तो हो सकता है लास्ट में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। कामायनी की इन पंक्तियों में भूमा किसे कहा गया? श्रद्धा को, लज्जा को, ईड़ा को, विराट शक्ति को। सही आंसर हो जाएगा विराट शक्ति को, एकदम सही आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा विराट शक्ति को। चलिए मुझसे पूछना चाहते हो, परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता वह मैं नहीं हूं।
उत्तर किसी भी प्रश्न का तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता। लहरों के राजहंस, आपको पता होना चाहिए लहरों के राजहंस नाटक कब लिखा गया था? 1963। आधे अधूरे 1969, आषाढ़ का एक दिन 1958। ये 3 इंपोर्टेंट नाटक है मोहन राकेश जी के। लहरों के आषाढ़ की लहरों के आधे पैरों में मोहन राकेश, तो पहले सबसे पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, और लास्ट में आधे अधूरे। एक इनका अंतिम नाटक है कौन सा? पैरों तले जमीन, जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया था। तो यहाँ लहरों के राजहंस नाटक में कथन किसका? नंद का है, श्वेतांग का, बिंदु भिक्षुक का है। बताएगा सही आंसर क्या होना चाहिए? आप क्या करके एक बार कमेंट भी करके बताते रहिएगा। भिक्षु आनंद एकदम करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। मनोज मीना जी करें, आपने बोला जैसा पेपर है। थैंक यू सर मनोज जी, नमस्ते सर। बबली शर्मा करिए, प्रणाम सर, आपका पढ़ाया हुआ कंप्लीट है, थैंक यू। नए बैच कब से प्रारंभ हो रहे हैं? 14 तारीख रविवार को फ्री सेमिनार है, 16 तारीख से नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। किस नंबर पर संपर्क करें? एक बार लोगों से डाल देना कमेंट में किस किस नंबर से बात करनी है। वेरी गुड, एक बार प्लीज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा ले और शेयर करिए जल्द से जल्द, जितना हो सके फटाफट चलेगा। डरो मत, यहां तक अपन पहुंच गए। लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार स्वायत्त रखने की इच्छा प्राय किससे संबंध रखती है? इसमें अधिकार में रखने की इच्छा, सही है, अधिकार में रखने की इच्छा से सही आंसर हो जाएगा इसमें, अधिकार में रखने की इच्छा से। आचार्य शुक्ल जी के निबंध श्रद्धा और भक्ति में वर्णित है कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत होता है और प्रेम, मैंने आपको गला फाड़ फाड़ के क्लास में बताया था, एकांत। श्रद्धा का व्यापार स्थल बहुत बड़ा होता है जबकि प्रेम का व्यापार स्थल एकांत होता है। ये मैक्सिमम कम से कम 1000 बच्चों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, आपकी ड्यूटी है, फटाफट करो। सर ऑनलाइन कोर्स में ये ना जैसा हमें जैसा लोग भी ले सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन कोर्स में छूट चल रही है, बिल्कुल आप सही करें, चलेगा। यहाँ तो एकांत इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश के अनुसार लहरों के राजस नाटक पहले, अब आपको पता होना चाहिए ये सर्वोत्तम पब्लिकेशन की जो किताब है इसके अंतर्गत मैंने बिल्कुल लिख रखा, पहले ये रेडियो नाटक के रूप में आया था। किसके रूप में? रेडियो नाटक। और रेडियो नाटक भी किस रूप में लिखा गया था? सुंदरी। जी हाँ, पहले ये सुंदरी के रूप में लिखा गया था, रेडियो नाटक के रूप में लिखा गया था। जोर देकर मैं कहना चाहता हूं, शुरुआत में मोहन राकेश का लहरों का राजहंस 1963 सही है और शुरुआत में रेडियो नाटक के रूप में लिखा गया था। ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, लहरों के राजहंस का आधार ग्रंथ क्या? कितना जोर जोर से मैंने बताया था। बास का ये भी गलत है, इसमें अशोक घोष का भी नहीं आएगा। अशोक घोष का सौंदरानंद, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है और आप कमेंट करके बताओ मैंने बताया था कि नहीं बताया था। ये शेयर कर दो भाइयों, बिल्कुल। गजेंद्र फौजदार साहब, सर आपकी बोलती बंद, सब सर्वोत्तम ही सर्वोत्तम है। वेरी गुड, थैंक यू सर। ये मैंने कहा था कि यही प्रश्न आएगा और ऐसा कैसा प्रश्न, टपका नहीं टपका, बताइएगा, बिल्कुल चलेगा। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। युद्ध ही योद्धा की मान लिप्सा होती है, रिपु ये मृदन और रक्त से नित्य नूतन तर्पण ही उनके राज्य और हृदय के लिए श्रेष्ठ वरदान होता है। खून का टीका उपन्यास में कथन का वक्ता और श्रोता कौन है? बिल्कुल इजी है ये, चारण अमरदान और हमीर, एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा। चारण अमरदान और हमीर एकदम करेक्ट आंसर है। सर ऑनलाइन कोर्स में छूट करो, बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गणेश सिंह जी देवल साहब, एक बार शेयर करो, 1000 बच्चों तक क्लास पहुंचनी चाहिए। एस के जाट साहब करे मेरे 128 करेक्ट, इतना जल्दी कहां से मिला लिया जाट साहब आपने, तो आप तो मेरे से भी आगे हो गए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक और दावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, उसने कहा था सबसे बड़ी बढ़िया कहानी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। और कहानी में ये कथन किसका? बोधा सिंह का, कीर्ति सिंह का, वजारा सिंह का या लैना सिंह का? बताइएगा। लैना सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा, कोश कोश पर पानी बदले 10 कोश पर वाणी, बताओ कितनी बार मैंने आपको ये बात बताई है। कहावत उच्चारण के संबंध में किसमें स्थानीय बोलियों का प्रभाव है? कोश कोश पर पानी बदल जाता है, 10 कोश यानी इसका मतलब 30 किलोमीटर पर वाणी बदल जाती है। अच्छा ठीक है,
एस के जाट साहब कह रहे हैं कि पेपर देख के आया हूं गुरुदेव, और आपने जो पढ़ा है वही आया। थैंक यू। मैं अब उस राज्य के सौभाग्य की क्या सीमा, 8 पैर 32 घड़ी पकत पकत प्रकाश जगमगाएगा उजाले के मुसाहिब कहानी में ये कथन किसका है? उजाले के मुसाहिब कहानी में ये कथन बिल्कुल ये चकवा का है। ये चकवा और चकवी की बातचीत चल रही है। अब मजूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। पूछ की रात कहानी में उपयुक्त कथन किसका? मुन्नी का, सहना का, महाजन का, हल्कू का। सही आंसर हो जाएगा हल्कू का। बिल्कुल ये हल्कू का आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण का एक प्रकार नहीं है? बताइए श्रवण का एक प्रकार कौन सा नहीं है? आत्म केंद्रिता श्रवण। सही एकदम, आत्म केंद्रिता श्रवण एकदम इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग कितने सही करके आए और कितने क्वेश्चन टोटल करके आए हैं। चलिए, वर्तनी की अशुद्ध का व्यवहारिक कारण क्या है? वर्तनी की अशुद्धता का व्यवहारिक कारण क्या है? बताइए। अभ्यास का अभाव, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग, क्या कारण है? वर्तनी की अशुद्ध का व्यवहारिक कारण क्या है? किसकी वजह से हम लोग अशुद्धियां कर देते हैं? अभ्यास, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग, उच्चारण का वैमनस्य। बिल्कुल सही है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। वर्तनी की शुद्धता का कारण, ये शिक्षण विधियों अपनी सर्वोत्तम की किताब से पूछे गए हैं। सहस्वर वाचन के 2 रूप है, द्रुत वाचन, गंभीर वाचन, अध्ययन, विहंगालोपन, सामूहिक वाचन, मौन वाचन, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन। सही आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा? 2 प्रकार हो गए ना, एक तो व्यक्तिगत वाचन हो जाएगा, एक सामूहिक वाचन हो जाएगा। मौन वाचन अभ्यास का उद्देश्य क्या है बताइएगा? मौन वाचन अभ्यास का उद्देश्य क्या है? यहां आप देखिएगा, छात्रों में कम समय में अधिक पढ़ने तथा हृदयंगम करने की क्षमता का विकास होता है। एकदम सही है, क्योंकि मौन वाचन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पढ़ सकते हैं और हृदयंगम कर सकते हैं। बिना होठों को हिलाए पढ़ना मौन वाचन की श्रेणी में आता है। चलिएगा, इसके बाद प्रश्न संख्या 49, मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित रूपों में से अनेक उदाहरणों के साथ सम्मिलित कीजिएगा। क्या आंसर होना चाहिए 49 में बताइएगा? तो यहां अपन मिला सकते हैं, इसको यहां मिला सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा 3 का मतलब है पहले के ए के अंतर्गत तो 4 आ जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 4। बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं ब के अंतर्गत हो जाएगा 2, ब के अंतर्गत 2 हो जाएगा, विवरण का मतलब ये हो जाएगा। स के अंतर्गत 3 हो ही जाएगा, और इस प्रकार द के अंतर्गत 1 हो जाएगा, ये द हो गया, और द के अंतर्गत आपका हो जाएगा 1। यस, तो यहां आप सही कर लीजिएगा वापिस एक बार। 3 में पहले इसके अंतर्गत 1 में तो हो जाएगा आपका 4। बिल्कुल सही आंसर दे दिया अपन ने। ब के अंतर्गत 2 हो ही जाएगा, ये ब है, ब के अंतर्गत 2 पे जाइएगा, ये मिलान कर लीजिएगा, आंसर इसका सही होगा 3। एकदम करेक्ट आंसर है। यदि एक हिंदी शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किसी गृह कार्य का, किसी यात्रा का वृत्तांत लिखने के लिए दिया जाए तो विद्यार्थी किस प्रकार की लिखित रचना करेंगे? निर्दिष्ट रचना, मुक्त अथवा स्वतंत्र रचना, निर्देशित रचना, प्रतिबंधित रचना। सही आंसर क्या होगा? मुक्त रचना। एकदम करेक्ट आंसर है। जी हाँ, यहां जाएगा मुक्त रचना। मुक्त अथवा स्वतंत्र रचना लिखने के लिए वो मजबूर नहीं होगा, प्रतिबंधित रचना नहीं होगी। बिल्कुल सही है। हिंदी वालों का फर्स्ट पेपर बर्बाद कर दिया सर। अब ये फर्स्ट पेपर के बारे में धीरे जी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। चलिए, व्याकरण शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली वह कौन सी विधि है जिसमें निम्नलिखित क्रम का अनुसरण किया गया? उदाहरण, विश्लेषण, सामान्यकरण, प्रशिक्षण। पता ना आपको क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसके अंतर्गत आप बता सकते हैं सही आंसर क्या होगा? भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, समवाय विधि, निगमन विधि। सही आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा आप लोग? एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए। सबसे पहले उदाहरण से नियम की ओर चलती है तो कौन सी विधि होगी? आगमन विधि। सही है, तो उदाहरण हो जाएगा विश्लेषण, सामान्यकरण, परीक्षण। एकदम सही आंसर है। चलिएगा, इसके बाद में हर्बर्ट की पंचपदीय पद्धति में तीसरा चरण कौन सा? बताओ, कितना गजब प्रश्न पूछा गया है। सर मैं आपको काफी समय से जानता हूं, आपकी सबसे खूबसूरत बात यह कि आप हर चीज को बड़े प्यार से बताते हो। मुझे बड़े भाई की तरह फील होता, बड़ा सरल और सहज प्रखर व्यक्तित्व है। थैंक यू फारूक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, प्रस्तुतिकरण क्या होना चाहिए? तुलना, प्रस्तावना, नियमीकरण या अनुत्तरित। तो आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। सही आंसर हो जाएगा तुलना। तीसरा पद क्या हो जाएगा? तुलना। निम्नलिखित में से कौन सी गद्य शिक्षण की विधि नहीं है? विश्लेषण, खंडान्वय, अर्थबोध, व्याख्या विधि, अनुत्तरित विधि। सही आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा? कौन सी विधि? या खंडान्वय विधि।
क्योंकि खंडाने विधि बेसिकली पद्य शिक्षण की विधि है। ये सही आंसर होगा आपका। चित्रात्मकता नाद और भाव का आनंद किसके रूप में है, ये आंसर बताएगा आपको। पद्य के अंतर्गत आएगा, ये पद्य शिक्षण के अंतर्गत। जी हाँ, पद्य शिक्षण के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। लिखित रचनाओं के अंतर्गत मित्र के नाम पत्र किस श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा? व्यवसायिक, औपचारिक पत्र, व्यक्तिगत, कार्यालय, अनुत्तरित पत्र। सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए? व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आना चाहिए। किसमें आएगा ये? व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहानी शिक्षण का मुख्य गुण मनोरंजन करना, भाषा का शुद्ध करना, सौंदर्य अनुभूत करना, अर्थबोध करना। क्या आंसर होना चाहिए इसका? मनोरंजन करना कहानी का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। बिल्कुल सही है। ये मनोरंजन करना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। दोबारा कर। अभिनय की अपेक्षा नाटक के शास्त्रीय पक्ष का आधार की विवेचना की जाती है। अभिनय की अपेक्षा नाटक के शास्त्रीय पक्ष, कक्षा अभिनय, रंगमंच, व्याख्या, आदर्श नाट्य प्रणाली। सही आंसर क्या होना चाहिए इसके अंतर्गत? व्याख्या प्रणाली में। किसमें आएगा ये? व्याख्या प्रणाली के अंतर्गत आना चाहिए। अभिनय की अपेक्षा नाटक के शास्त्रीय पक्ष में व्याख्या आएगा इसमें। आदर्श नाट्य भी सही नहीं है, व्याख्या प्रणाली इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा 14 सितंबर से नए बैच प्रारंभ है। इसके बाद आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निदानात्मक परीक्षण के संबंध में सही नहीं है? निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण आपको बताया गया। 2 प्रकार के परीक्षण है, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि कौन सा कथन निदानात्मक परीक्षण के संबंध में विद्यार्थियों की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को वर्णित करते हैं। ये बात सही नहीं है। ऑप्शन संख्या इसमें 4 होगा। ये विद्यार्थियों को अध्ययनशील और क्रियाशील होने की प्रेरणा देता है। एकदम सही आंसर है। प्रश्न संख्या 59, अभिकथन उपचारात्मक शिक्षण एक निरंतर विकासशील प्रक्रिया। क्या आंसर होना चाहिए 59 में? यह आंसर हो जाएगा नंबर 1। यहाँ ए और आर यानी फर्स्ट और रीजन दोनों सही है और एकदम सही आंसर है ये। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी शिक्षण के चित्रों का उपयोग नहीं है? मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करना, योजना की रूपरेखा लिखना, नवीन पाठ की प्रस्तावना निकालना, पाठ को विकसित करना। सही बात तो है। नवीन पाठ की प्रस्तावना निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार विद्यार्थी को स्वयं अपने नेत्रों से देखकर ज्ञान और अनुभव को प्राप्त करने में सहायक अनुदेशनात्मक दृश्य सामग्री कौन सी है बताइएगा? 61 के अंतर्गत क्या आंसर होना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। नाटक, चलचित्र और चित्र इसमें करेक्ट आंसर होगा। सतत और समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? यहाँ 62 में ऑप्शन संख्या 1 होगा। बिल्कुल सही है। 62 में ऑप्शन संख्या 1 ये भी करेक्ट आंसर है। शैक्षणिक उत्पाद की सफलता की सीमा का मूल्यांकन। चलिए, मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न का गुण, वस्तुनिष्ठ प्रामाणिकता और वैधता रहती है। विचार संगठन संभव, अभिव्यक्ति योग्यता, प्रश्न निर्माण में सरलता, अनुत्तरित प्रश्न। 63 का आंसर क्या होना चाहिए? प्रामाणिकता और वैधता। 1000 बार आप चेक कराओ, सही आंसर यही होगा। यस, प्रामाणिकता और वैधता इस करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 64 चलिएगा। 64 का आंसर क्या होना चाहिए? देखो, ड वर्ण संबंधी सही कथन है। उत्क्षिप्त मूर्धन्य आपको पता होना चाहिए। ग्रामर के प्रश्न बहुत इजी भी नहीं कर सकते, तो इस प्रकार जटिल भी प्रश्न नहीं कर सकते। सामान्य प्रश्न आए। ड वर्ण संबंधी सही कथन है। उत्क्षिप्त मूर्धन्य सगोष महाप्राण, उत्क्षिप्त है मूर्धन्य अघोष महाप्राण। सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देखो, उत्क्षिप्त होगा ये ड और ड, ये बिंदु लग रही है, उत्क्षिप्त भी हो गया, मूर्धन्य भी आता है, अघोष में नहीं सगोष में आएगा और महाप्राण भी आएगा। सही आंसर आपका यही होगा। बिल्कुल एकदम सही। उत्क्षिप्त, मूर्धन्य, सगोष और ये अघोष महाप्राण है। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आता है, तो ट और ठ आएगा इसमें से। बिल्कुल सही आंसर है। चलिएगा, उच्चारण स्थल की दृष्टि से ए उ रे का उच्चारण स्थान, ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? इचु ऐसा नाम तालु। सही है। उ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ तालु। री नाम मुर्दा। सही आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन संख्या 3 सही है। चलिएगा, निम्नलिखित में से गलत विवरण है। वर्गीय व्यंजन गयणनम अनुनासिक और अल्पप्राण है। कितना अच्छा पेपर बनाया है। सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण होते हैं, ये तो सही है। स्वरों के 2 भेद, सानुनासिक और निरुनासिक। कुछ स्वर अल्पप्राण, ये गलत बात है। सारे के सारे जितने भी स्वर है, सारे के सारे स्वर क्या होते हैं बताइएगा? सारे के सारे स्वर अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत न आएंगे। जितने भी स्वर है सारे के सारे किस में आते हैं? अल्प प्राण में आएंगे। सही है।
ये वर्ण के संबंध में है। ये अल्प प्राण है, अंतस्थ है, अघोष है और तालव्य आपको पता होना चाहिए। ये र ल व अल्प प्राण भी होंगे और इसी प्रकार ये र ल व अंतस्थ भी है। इचु यसा नाम तालु भी होगा और अघोष में आता है कौन सा बताइएगा? अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आएगा। तो इस आधार पर अपन यूं कह सकते हैं कि सही आंसर इसके अंतर्गत क्या आएगा? ये वर्ण के बारे में यचो ऐसा नाम तालु असंगत। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इचु ऐसा नाम तालु होता ना, ये है ना, ये आपके इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा तालव्य वर्ण। जी हाँ, ये के संबंध में असत्य कथन है। एक बार इसको देखो, ये के संबंध में असत्य कथन है। देखो आप क्यों क्यों हाँ, इसमें अघोष ही आएगा। ये इसमें जाएगा, मैंने तभी कहा ना। 4 नंबर लगा लीजिएगा। चलिएगा, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के? जिला, अचार, सेठ, कालीन, प्याला, हीरा। सही आंसर क्या होना चाहिए? तो 68 में ऑप्शन संख्या आ जाएगा इसमें 4। कमेंट करके आप भी बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ गलतियां हमसे भी हो सकती है। हाँ, 4 ही किया गजेंद्र जी हमने भी। चलिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। मेघ, कंचन, आराम, कुमार, अनुत्तरित। सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम यानी मूल रूप से संस्कृत का कौन सा शब्द नहीं है? तो आराम इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्सम और तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? हस्त का हाथी, वंश का बांस, शुक्र का स्वर, श्रृंग का सिंह हो जाएगा। हस्त का थोड़ा हस्ती का हाथी होता है ना, हस्त का तो हाथ बनेगा, ये हस्त का हाथी, ये हस्ती का हाथी बनता है यहाँ। सही आंसर है ये। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? तद्भव का मतलब हिंदी के कौन सा होगा? कपास, कपूर और गौकरू। बिल्कुल सही आंसर है। संज्ञा शब्दों के बारे में कौन सा विकल्प है सत्य? संज्ञा शब्दों के 2 कारण। देखो, 2 ही कारणों में लिंग और वचन से विकार होता, अन्य से भाववाचक संज्ञाएं क्रिया विशेषण आदि शब्द द्वारा बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञाएं क्रिया से विशेषण आदि शब्द से बनाई जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल संज्ञा अनेक बार जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सही आंसर क्या होगा बताइएगा? 72 में। तो यहां अपन ऑप्शन संख्या चलते हैं 1 नंबर। इसमें संज्ञा में केवल 2 ही कारणों से लिंग लड़का का लड़की और लड़के, अन्य किसी कारण से इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये प्रश्न को एक बार फिर से देखना पड़ेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनेक बार जातिवाचक संज्ञा से हो जाती है, कई बार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक, ये भी आंसर है, ये भी सही है। आंसर संख्या इसमें 1 ही जाना पड़ेगा। चलिए, प्रेरणार्थक क्रियाओं के संबंध में ये क्रियाएं सकर्मक होती है, बिल्कुल, चाहे अकर्मक से बने चाहे सकर्मक से। ये जितने भी प्रेरणार्थक क्रियाएं सब सकर्मक ही होती है। मूल धातु में आ और वा प्रत्यय लगाकर क्रियाएं बनाई जाती है, आत्म प्रेरणा की जाती है। इनके 2 भेद है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया सही है। ये आत्म प्रेरणा से की जाती है, नहीं दूसरे की प्रेरणा से, क्योंकि दूसरा काम करवाते हैं ना प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत। तो किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यह आंसर होगा, नौकर यहां रहता है, उसे फिल्म देखने की अपेक्षा घूमना पसंद है। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। संबंध सूचक अव्यय, ये देखो, उसे फिल्म देखने की अपेक्षा, ये की अपेक्षा से पहले, ये सब इसमें आएगा। ऑप्शन संख्या 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मालिक ने नौकर को निकाल दिया, लड़का किसी को देखता, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए,
हमने शेर को देखा, अनुत्तरित हो जाएगा इसमें। ईश्वर ने सुनने के लिए दो कान दिए, सुनने को का मतलब किसके लिए, के लिए, सुनने के लिए दो कान दिए हैं, चलेगा। किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के कितने भेद माने गए, 4। क्रिया विशेषण के कितने भेद माने गए, 4। 4 में से एक कौन सा, रीतिवाचक। रीतिवाचक की पहचान कैसे होगी, कैसा और कैसे लगाइएगा। दर्शनार्थी एक एक करके मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, लोग गुरुजी का प्रवचन ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। कैसे सुन रहे थे, ध्यान पूर्वक। मजदूर दिन भर काम करते हुए इतना चला कि थक गया, तो 76 में आंसर क्या होगा, ध्यान पूर्वक। कैसे सुन रहे थे, ध्यान पूर्वक, सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है, पीतल, संग, भीड़, चावल, मोती, आंख, सरकार, दौड़, अरहर, हाथ, सभा, हाथ और कचनार। सरकार, दौड़, सरकार बेरी होगी, दौड़ चल रही थी, अरहर। आंसर तो यही होना चाहिए, इसका सही है, चलिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द बहुधा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, कितनी बार बताए, आप कमेंट करके बताओ। नहीं बताया क्या क्लास में, सभी साथ एक बार लाइक और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, फटाफट आनंद आने वाला है। और किसी भी प्रश्न में अगर कोई दिक्कत हो तो लास्ट में भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये अंतिम है आंसर की, कभी कभार हमसे भी हो जाती है गड़बड़, ठीक है। सर फर्स्ट ग्रेड का बैच ऑनलाइन लेना है, लवकुश जी कमेंट करो, आप बच्चों को बता दीजिएगा नए बैच कब से प्रारंभ होंगे। 14 सितंबर रविवार को प्रातः 9 बजे सेमिनार है सर, बिल्कुल। कम से कम 1000 बच्चों तक ये बात पहुंचनी चाहिए एक साथ लाइव। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द बहुधा बहुवचन में, लोग, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन। लोग, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, यही सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पक्षी वगैरह, बिल्कुल आंसर संख्या 1 होगा, एकदम सही है। 78 के बाद आगे बढ़ते, निम्न से द्विगु समास का उदाहरण। जी हाँ, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, पंसेरी, द्विगु, द्विगु पहला पद संख्या, दूसरा संज्ञा, पंसेरी, अष्टाध्यायी, 731। क्या आंसर होना चाहिए बताइएगा, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है यहाँ, तो आपको बताना होना चाहिए। द्विगु समास, पंसेरी 5 शेरों का समूह है, द्विगु। अष्टाध्याय, अष्ट अध्याय, 731, 1 और 30। प्रश्न उठता फिर ये कौन सा है, ये आपका द्वंद्व का उदाहरण है, 31 द्वंद्व का उदाहरण है, 31 द्वंद्व का उदाहरण है, क्योंकि दोनों पद संख्यावाची इसमें होते हैं, इसमें दोनों के दोनों पद संख्यावाची होते हैं। वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। सही आंसर यही होगा आपका, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, एकदम करेक्ट आंसर है। वाच्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, भाववाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में प्रयुक्त होता है, किसने कह दिया, भाववाच्य सदैव अकर्मक क्रिया में होता है, सही आंसर है। भाववाचक क्रिया बहुलता असक्तता के अर्थ में सही है, कर्तवाच्य में दोनों होती है, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाएं होती है। नंबर 1, ऐसा का ऐसा प्रश्न आपको लिखाया था, बताइए सर। आज आपके में 50, वेरी गुड। फारूक सर ऑनलाइन, थैंक यू सर। बढ़ाइए सर, बढ़ाइए, स्पीड को बढ़ाते रहिए। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, आप बताइएगा। हमने सबसे पहले राजस्थान में ऑनलाइन आपका सॉल्यूशन करवाया, और लोग तो आएंगे मार्केट में, कोई बात नहीं है। एक बार कमेंट करो भाई, फटाफट, कम से कम 1000 तक पहुंचना चाहिए कारोबार। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, बताओ। सम प्लस वाद, समुद्र प्लस उर्मी, देखो ये गड़बड़ हो गई। सत्य प्लस शास्त्र, व्यंजन, सु प्लस सुप्ति, तो किसका, सु प्लस सुप्ति एकदम सही है। सत्य प्लस शास्त्र भी सही है, समुद्र प्लस उर्मी होना चाहिए। सम प्लस वाद, ऑप्शन संख्या 2 करेक्ट है इसमें। 82 में समुद्र प्लस उर्मी एकदम सही आंसर है, चलिएगा। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द चंचल का स्तर, शुद्र का विराट, गरल का लाल, कुकृति का, इसका आंसर हो जाएगा शुद्र विराट। शुद्र विराट परस्पर विलोम शब्द है, चंचल का अस्थिर, गरल। प्रश्न संख्या 83 का कमेंट करके बताइए, सही है। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द है, विलोम शब्द, शुद्र का विराट, बिल्कुल सही आंसर है, चलिएगा। निम्नलिखित में से किसमें विग्रह का अर्थ नहीं है, विकार, युद्ध, आकृति, कलह। विग्रह का अर्थ नहीं है, विग्रह का मतलब विकार, युद्ध, आकृति, कलह, तो यह आंसर हो जाएगा आपका विकार, फैलाव। चलिए,
किस शब्द में सर्वाधिक उपसर्ग है? दूर प्लस वी प्लस, ऐसा कैसा उदाहरण दिया मैंने आपको? दूर प्लस वी प्लस आव प्लस हार। सही आंसर आपका ये 3 है, इसमें बिल्कुल सही है। इसमें ए प्लस लौकिक, ए प्लस लोक प्लस इक प्लस ता, ए प्लस लोक प्लस, इसमें तो एक ही है ना, अति प्लस आधुनिक, ये तो ये हो जाएगा आपका आंसर संख्या 1। 3 इसमें उपसर्गों का प्रयोग है, बिल्कुल एकदम सही है। अखिलेश राजभर सर कह रहे हैं सर 83 में ए नहीं होगा, एक बार देख लेते। 83 में ए नहीं होगा तो एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, अपने पास ही अभी तो ए मैंने नहीं लिखा, मैंने तो ब लिखा है। 83 में आपका ए नहीं लिखा अखिलेश जी, मैंने ये किया। फर्स्ट ग्रेड हिंदी का कंप्लीट कोर्स चाहिए, रीना शर्मा जी करे, एक बार लोको जी कमेंट करके बताओ बच्चों को। निम्नलिखित में से ये प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द कौन सा है? बताइएगा। आदरणीय, पाणिनीय, स्मरणीय, रमणीय। पाणिनी प्लस ये पाणिनीय। किस विकल्प में सभी शब्द रात्रि के पर्यायवाची? रेन, निशाचर, त्रियामा, रजनी, निशित, विवाह, और सही आंसर आपका यही होगा। चलिए, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग संगत सही नहीं है? निहत, नियत, यानी नियत का मतलब नष्ट और नियत का मतलब छिपा हुआ, क्या ये आंसर सही है? उत्पल यानी उत्पल का मतलब कमल, और एक हो जाएगा आपका ये, तो इसका सही आंसर होगा वो आपको मैं बता देना चाहूंगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुदित। अनुदित, अनुदित और अनुदित, ये आंसर सही है, और सारे के सारे इसमें करेक्ट गलत ऑप्शन है। अपने कुल का सबसे श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए क्या आता है? कौन सा शब्द का प्रयोग होगा? कुल का केतु। केतु का मतलब ध्वज या झंडा या वंशवृद्धि के लिए। किस वाक्य रचना में पदक्रम की दृष्टि से असंगत विकल्प है? पदक्रम, द्विकर्म क्रिया में मुख्य क्रम पहले आता है और गौण क्रम पीछे आता है। प्रश्नवाचक अव्यय में न के अंत में आता है। सही आंसर क्या होगा बताइएगा? किस वाक्य में पदक्रम की दृष्टि से असंगत है? बताइएगा। द्विकर्म क्रिया में 2 क्रम होते हैं, प्रथम क्रम हमेशा क्या होता है? अप्रधान होता है, और द्वितीय क्रम, आंसर ये होगा। द्वितीय क्रम हमेशा क्या होता है? मुख्य क्रम पहले और द्वितीय क्रम गौण क्रम पीछे आता। नहीं, गलत जानकारी है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक सरल वाक्य नहीं है। धीरे धीरे उजाला होने लगा, जहाज का सबसे ऊपर का हिस्सा सबसे पहले दिखाई देता, दिन का थका हुआ आदमी, क्या आंसर होना चाहिए? धीरे धीरे, बताइएगा आपका। सरल वाक्य नहीं, वहां जो कुछ देखने योग्यता मैंने सब देख लिया था। सही आंसर क्या होगा इसका? बताइएगा। ऑप्शन संख्या 4, सरल वाक्य नहीं है बिल्कुल। निम्नलिखित में से संकेतवाचक वाक्य की पहचान, यदि तुम आओगे, तो बिल्कुल सही है। संकेतवाचक के अंतर्गत यदि तुम आओगे तो कंडीशनल सेंटेंस इसको बोलते हैं हम लोग। चलिएगा। निम्नलिखित वाक्य बिंदु को सम्मिलित पिताजी के साथ संभवतः वह भी आए, संभवतः वह भी आए, संदेहवाचक हो जाएगा। आपको जन्मदिन की बधाई हो, इच्छावाचक है। पुस्तकालय में बातचीत मत करो, या आज्ञावाचक है। अगर रुपए होता तो कर लो, इसके अंतर्गत ऑप्शन संख्या 1 जो मैं देख पा रहा था और मैंने आंसर शीट में लगाया, नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलिएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा? 94 में बताइएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा? 94 में आंसर बताइएगा एक बार, तब तक आप कमेंट कर लीजिएगा। सही आंसर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। शुद्ध शब्द बताइए। देखो, अक्षोहिणी, सौंदर्यता, ये और ता दोनों प्रत्यय का कभी भी साथ साथ प्रयोग नहीं होता। ये आधीन नहीं होता, अधीन होगा। नंबर 1 आंसर इज करेक्ट। चलिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। नौकर के हाथ भेज देना, आज तुम फिर इतनी देर से आए हैं। ये पद कई भावों को प्रकट करता है, इसके अंतर्गत हो जाएगा 95 में नंबर 1। चलिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? वाल्मीकि, निरोग, नुपुर, क्या आंसर होना चाहिए इसके अंतर्गत? आगामी, बारात और स्वादिष्ट।
आगामी, बरात और स्वादिष्ट। वल्मिक प्लस ई निरोग, निरोग में मात्रा बड़ी हो ही जाएगी। इसी प्रकार अनुग्रहित में हो जाएगा। इसी प्रकार द्वारिका, भागीरथी, ये भी गलत है। ऑप्शन संख्या 4 करेक्ट आंसर है। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? दिवाली, घोटाला, केंद्रीय, अंधाधुंध, डावाडोल, आगंतुक, बताइएगा कौन सा? ऑप्शन संख्या इसमें 4, क्योंकि गृहिणी, गृहिणी, आह्वान, इसमें भी हलंत लगेगा। इसमें निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द नहीं है। अधिशासी, बरसना, पुनरपि, पश्चाताप। सही आंसर क्या होना चाहिए? पुनर प्लस अपि, पुनः प्लस, ये हो जाएगा पुनः प्लस अपि, ये बन जाएगा पुनरपि। सही आंसर ये होगा 98। चलिएगा 99 की बात कर लेते हैं। अल्प विराम के चिन्ह के प्रयोग में असंगत कथन है। 99 में ऑप्शन संख्या 4 ये हो जाएगा। जब कहीं शब्द जोड़े जाते हैं तो तब प्रत्येक के मध्य अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। वे अनेक कला जानते, श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे। वृक्षों पर कोयल कूक रही थी, अपने अपने घरों में ले जाओ। सही आंसर अपने अपने घरों से ले आओ, अपने अपने घरों से ले आओ, शुद्ध वाक्य। चलिएगा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कोट का दाम पाजामे से अधिक होता है। वे अपने आप को समझदार और दूसरों को बेईमान समझते हैं। ऑप्शन संख्या 2 एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अशुद्ध वाक्य, आत्मा के अंदर बल होना चाहिए। बजट के ऊपर, कितना गजब प्रश्न पूछा गया इस बार। बजट के ऊपर अशुद्ध वाक्य, बजट के ऊपर बहस होगी। वह यार ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। वैसे बजट के ऊपर बहस होगी अशुद्ध है, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन संख्या वह मुझ पर खुद है, एकदम सही है, अशुद्ध वाक्य। चलिए किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? 103 की अगर हम बात करेंगे तो यह आंसर हो जाएगा आपने बताया नहीं, एकदम सही है। योजक चिन्ह, योजक यानी कंजक्शन का प्रयोग कहां नहीं होता है, यह भी आपको देखना। ऑप्शन संख्या इसमें 2 होगा। बिल्कुल अभी व्याख्या की जरूरत नहीं, आपको आंसर ही जानना है। किसी के वाक्यों को उद्धत करने से पूर्व विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक, योजक, अवतरण चिन्ह, बिल्कुल इसमें अवतरण चिन्ह होता है। और मैं बता देता हूं 2 प्रकार का होता है, सिंगल, ये हो गया आपका डबल, इकहरा और दोहरा, 2 प्रकार के होते हैं। चलिएगा 106, चित भी मेरा पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का, लोकोक्ति का क्या से? वाह। अपनी जीत के प्रति आशंकित रहना, दूसरों पर बलपूर्वक रोब जमाना, खेल के सभी दाव पे जाना, हर दशा में अपना ही लाभ चाहना। बताइएगा, हर दशा में अपना ही लाभ चाहना, ये बिल्कुल सही है। चलिए तुम शास्त्री जी पर आरोप लगाने की कोशिश मत करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सूरज पर धूल फेंकना, सूरज पर धूल फेंकना, सिर से पानी गुजरना। मुहावरे का अर्थ आपको पता होना चाहिए। मुहावरों के अंत में ना अनिवार्य रूप से जुड़ता है। मर्यादा भंग होना, समय सीमा समाप्त होना, सहनशीलता की सीमा पर होना, बहुत लज्जित होना, सहनशीलता की सीमा को पार कर जाना। बामी में हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ूं, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बताइएगा? जोखिम का काम दूसरों को सौंपकर इजी काम को खुद करना, बिल्कुल सही है। चलिए ये तो आप कर ही लेंगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। इसको पढ़ने के बाद आंसर क्या आएगा? उत्साह का स्वरूप होता है। उत्साह का स्वरूप क्या होगा? तो यहां तो आपका आंसर हो जाएगा आनंद पूर्वक, जो मैंने पढ़ा बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा क्या? अनुच्छेद के आधार पर बताया कि साहित्य मीमांसकों ने कि उत्साह का कौन सा भेद नहीं माना है? कर्मवीर नहीं माना इसमें। इसी प्रकार धीरता शब्द का अर्थ क्या? संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया या विशेषण। तो धीरता शब्द का अर्थ क्या है? ये संज्ञा हो जाएगी। अनुच्छेद के अनुसार धृति का मतलब क्या होगा? धैर्य। इसमें से आपको देखना ही पड़ेगा ये तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, सेमिनार जरूर आइएगा इसमें। शब्द शक्तियों के बारे में, शब्द शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? शब्द का साक्षात सांकेतिक अर्थ बोध कराने व्यापार को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। मुख्यार्थ बाधित होने पर रूढ़ प्रयोजन सही है। शब्द की शक्ति द्वारा अंतर्निहित सही है। शब्द का लोक प्रचलित नाम से बोध कराने वाली अभिधाय। सही आंसर क्या होगा? 114 के अंतर्गत 114 में नंबर 1
चलिए 115 शब्द शक्ति विषय कौन सा कथन गलत है? संध्या हो गई, व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति में छिपे हुए अर्थ का बोध होते हैं। वाच्य के दो प्रकार होते हैं, रूढ़ यौगिक, पंकज शब्द रूढ़ है। शब्द आंसर संख्या 4 होगा इसमें निम्न में से, क्योंकि ये पंकज शब्द रूढ़ नहीं है, ये आपका हो जाएगा योग रूढ़, क्योंकि बहुब्री समास के सभी उदाहरण इसी के उदाहरण माने गए। बिल्कुल सही है। जब कर्म की दृष्टि से लोक और शास्त्र के कथित नियमों का उल्लंघन हो जाए तो कौन सा दोष हो जाएगा? लोक और शास्त्र के कथित नियमों का उल्लंघन हो जाए कर्म की दृष्टि से। अप्रतित्व दोष, ग्राम्यत्व तो दुष्कर्मत्व दोष, सही है, दुष्कर्मत्व है। जैसे पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो, बिल्कुल सही आंसर है ये। चलिएगा, माधुर्य गुणों के संबंध में कौन सा कथन असंगत कथन है? दीर्घ सामासिक पदों का प्रयोग नहीं मिलता, टैट है को छोड़कर पंचम वर्ण, ये आंसर हो जाएगा। रेप वर्णों का प्रयोग कहां किया जाएगा? रेप वर्ण रे 4 प्रकार से लिखा जाता है, ये कर्म, ये आपका कर्म, ये आपका कर्म और ये राष्ट्र, ये रे, ये भी रे, एक रे और एक रे। ये तो किस में किया जाता है? औज गुण में होता है। काव्यांश और उसमें नीत अलंकारों का कौन सा जोड़ा सही है? मुनि तापस जितने दुख लई ते नरेश बिन उपाव, बिना बिनु बिन आएगा तो कौन सा हो जाएगा बताइए? विभावना। जानी शाम को श्यामगन नाच उठे बनमोर, भ्रांतिमान सुब्रन को टूंडत फिरत कवि वे भी चारी चोर, सलेश विष पीते हैं मेघ फिरणी प्राण निकलते। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ये विरोधाभास तोड़ा, ये विष तो कौन पी रहे? मेघ, तो ये तो असंगति हो जाएगा ना, कारण और कार्य में संगति का भाव। ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल कक्षा में आपको लिखाए गए, पढ़ाए गए, समझाए गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसर मोती दूती झलक परी अदर पर आनी, पट पहुंचती चुनो समुझी नारी निपट अयानी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका अंतर्गत? मानी जानी समझी, क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। चलिए छंदों के बारे में बताओ। दोहा छंद के सम चरणों के अंत में लघु और गुरु होता है, क्या ये बात सही है? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए? हरि गीति का चौपाई अपने आप में मात्रिक छंद है। हरि गीति का छंद के प्रत्येक चरण में हरि गीति का 28 हो जाएगा ना, गीतिका में तो कितने हो जाएंगे? 26। सही आंसर 3 ही होगा इसमें। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ नहीं, कितना गजब, ऐसा कैसा प्रश्न पूछा गया ये भी। ये द्रुत विलंबित नभ भर, नभ भर का नगण बगण बगण रगण। चलिएगा, विश्वनाथ द्वारा वर्णित रस के स्वरूप, रस वेदांतर स्पर्श शून्य। ये देखो, ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था, ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था ऐसा कैसा प्रश्न। विश्वनाथ ने रस का स्वरूप क्या बताया था? रस वेदांतर स्पर्श शून्य, युक्त नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है। अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में यही प्रश्न आया था। चलो, शांत रस के प्रमुख संचारी भाव है। शांत रस के धृति मति हर्ष, धृति मृति हर्ष, बिल्कुल सही आंसर है। धृति का मतलब धैर्य, मति और हर्ष। ये देखो, अब बात करते हैं आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। कितना इजी साहित्य है। चलिए, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सिद्ध सामंत युग, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन का है ना, सिद्ध सामंत से जुड़वाया था ना आपको, राहुल सांकृत्यायन सही आंसर होना चाहिए। चलो 126 का आंसर क्या होगा? साहित्यिक प्रवृत्ति और ऋतु आदर्शों का साम्य वैषम्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का प्रमुख आधार है। यह आंसर रामचंद्र शुक्ल जी का हो ही जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले पहले व्यक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन है, जिन्होंने कितने भागों में बांटा था? 11 कालखंडों में बांटा था इसको। चलिए, 12 विविध नाम रखा था। हिंदी साहित्य का आदिकाल महाराज भोज। भोज कौन है? ये भोजराज है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि माना है। ये वही भोजराज है जिन्होंने काव्य शास्त्र का नाम क्या रखा था? काव्य शास्त्र रखा था कब? 11वीं शताब्दी में। भोजराज के कितने ग्रंथ है? 2 है, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। ये बिल्कुल आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा 128 के अंतर्गत। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राइट, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चलिएगा, राजा आश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमानुसार, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियों की विशेषताओं के या विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन? आदिकालीन साहित्य में कथ्य की विद्या के साथ छंद प्रयोग की विविधता नहीं दिखाई देती है, गजब की दिखाई देती है। अरे पृथ्वीराज रासो है ना, वो तो छंदों का अजायब घर है ना। बिल्कुल सही है।
चलिएगा अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। दोहा चौपाई शैली में मसनवी शैली भक्ति काल में कहां लिखी गई है, बताइएगा आंसर। पद्मावत कब लिखी गई थी? 1540 में। दोहावली रामचरितमानस 1574 में। सूर सारावली सूरदास की है। सही आंसर क्या होना चाहिए इसके अंतर्गत, बताइएगा। दोहा चौपाई मसनवी शैली में लिखी गई भक्ति काल की प्रमुख रचना कौन सी है? पद्मावत 1540 सही आंसर है। पद्मावत 1540 सूफी काव्य धारा की। आलाखंड किस राशो को विकसित? आलाखंड परमाद राशो, बिल्कुल सही है। 12 बरस लोग कुकर जीवे, अरु बरस 13 जिए सियार, बरस 18 17 जीवे, आगे जीवन को धिकार। पिंकी कह रही है कि सर 103 में दोबारा देखना, 103 में दोबारा देखना। अभी देख लेते हैं 103 में। जहां जहां कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, अभी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ किसमें डाउट है, एक बार बता दीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। अभी तक किसी ने भी ऑनलाइन सॉल्यूशन कराना प्रारंभ नहीं किया, हम लोग पूरा करवा ही चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गलतियां हो सकती है, एक बार कमेंट करके पूछ ले ताकि अभी हम लोग उसका सॉर्ट आउट कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा कुमान राशो, शालिब पृथ्वीराज राशो, बिसलदेव राशो, परमाद राशो असंगत विकल्प है। 133 में दलपति विजय का नहीं है, तो कुमान राशो तो दलपति विजय का है, दलपति विजय का। चलिए बिसलदेव राशो का काव्य है विग्रह राज चतुर्थ, सही आंसर आपका हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ऑनलाइन 11 नंबर में भी देखना एक बार। सर मैं देख लेता हूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 135 में नंबर ये हो जाएगा, 135 में पहला आंसर हो जाएगा। एक बार आप देख लें। भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर आया था, 136 में रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प नहीं, मंजन करत मधुमालती, उस्मान का ये जायसी की आखिरी कलाम, कुतुबन का ये हो जाएगा उस्मान का ज्ञानदीप, उस्मान का ज्ञानदीप, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलो लोग लागी कवित बनावत, मोई तो मेरे कवित बनावत, बताओ कितना अच्छा, कई बार कहा है मैंने। सेनापति गणानंद बिहारी देव का किसका होगा? 138 में। गणानंद का नहीं तो लोग लागित कवित बनावत, मोई तो मेरे कवित बनावत। पुष्टि मारेगी भक्ति के संबंध में कौन सा कथन है? ऑप्शन संख्या 2। चलिए हिंदी साहित्य के रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल का। आंसर हो जाएगा नंबर 3 मिश्र बंधु। इन्होंने तो श्रृंगार काल का है, कला श्रृंगार काल। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां नहीं है। 141 में नंबर 1 दार्शनिक विचारधारा से युक्त। चलिएगा आचार्य रीतिकाल का आरंभ किस कवि से मानते बताइएगा? 42 में चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। रीतिकालीन रचनाकार के श्रीपति काव्य सरोज, गणानंद का स्खलता, मतीराम का रसविलास। गलत है, रसविलास नहीं है इनका। चलिएगा इसी प्रकार भारतीय हिंदू साहित्य के संबंध में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, नंबर 2 आंसर इसमें हो जाएगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी की पहचान की रचना। 145 में नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल जी करिया ने। इसी प्रकार देखो आगे, रचनाकार और रचनाओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प? सुमित्रा नंदन पंत। अब देखो भाई कितनी बार मैं कक्ष में बता चुका हूं कि छायावाद की जितनी भी रचनाएं मिनटों में याद कर सकते हैं। देखो आप, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं कौन कौन सी बोलो? उ ग्रह वी प गु, पूरी रचनाएं। महादेव वर्मा की रचनाएं नी र नी शाया दीप सब। जयशंकर प्रसाद की जर आंसू लहरवे कामयाब, ए प गीतू। अब देखो कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखो आप, अतिमा, वाणी, लोकायतन, सांदे गीत, निर्जा, ये तो एकदम सही आंसर। चलो जयशंकर प्रसाद की गीत गुंज, अर्चना, अणिमा, बेला, नहीं पता, बताओ। ये छायावादी रचना नहीं है बल्कि छायावाद के आगे पीछे की रचनाएं हैं। तो अपन यहाँ आंसर कर सकते हैं 101% करेक्ट। ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं अर्चना, आराधना, गीत गुंज गलत जानकारी है। प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? 147 में नंबर 2 हो ही जाएगा इसमें। व्यक्तिवादी काव्य धारा का मुख्य प्रतिनिधित्व काव्य है। 148 की बात करेंगे रचनाकार और रचना की दृष्टि से। ये गिरजा कुमार माथुर का, ये शायद मैं सही बोल रहा हूं मैं, ये धूप के दान,
इसी प्रकार मंटो मेरा दुश्मन संस्मरण किस साहित्यकार की रचना है? उपेंद्र नाथ अस्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा एक ऐसा कक्षा में पढ़ाया गया था। और 150 में जगदीश चंद्र माथुर ये कर्फ्यू, मर्दुला गर्ग का सही है नाटक, सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग है। इसका जगदीश चंद्र माथुर के नाटक तो ये नहीं यार, कोशा का पहला राजा दशरथ नंदन, कोशे कोणार्क शासित शारदिया पहला राजा दशरथ नंदन रघुकुल तिलक, ये आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। ये जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है। ये आपके 150 के 150 क्वेश्चन। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो। धीरज पवार कह रहे हैं कि सर मेरे हिंदी में 122 क्वेश्चन सही है, आपकी कृपा से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, थैंक यू। रणवीर कह रहे हैं कि फारूक भाई सीधा सर्वोत्तम, रणवीर कह रहा फारूक भाई सीधा सर्वोत्तम में कैसे आ गया? हाँ, तो आप लिटरेचर के पीछे डलते हो। लिटरेचर में तो कुछ पूछा ही नहीं गया, सारा का सारा प्रश्न आपके, मैंने आपको बताया 37 क्वेश्चन तो इस बार रचनाओं से में आए और आपके 51 क्वेश्चन आए आपके किस में से? व्याकरण में से। तो आपको साहित्य पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है। साहित्य में से मुश्किल से प्रश्न पूछे गए, कितने नाम मात्र के, और जो भी पूछे गए बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए। चलिए कमेंट कीजिएगा। राधे स्टडी पॉइंट करे 119 राइट है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नए बीज कब से चलेंगे? 14 सितंबर से चल रहे हैं। चलो एक बार कमेंट करो फटाफट, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो। यस, पीछे कहां? चलिए एक बार कमेंट करके बताइएगा। सर्वोत्तम ही सर्वोत्तम, वेरी गुड 132 राइट है। मनीष शर्मा जी थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना, हमने कोशिश की सबसे पहले राजस्थान में इस पेपर को हल कराने की, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज इस संस्थान के आधिकारिक टेलीग्राम चैनल सर्वोत्तम एकेडमी से जुड़िएगा और वहां आपको इसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। एक बार डालो ना सर चैनल पर, सर्वोत्तम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर हमने इसकी हार्ड कॉपी डाल दी है। सर कट ऑफ बताओ, अभी कट ऑफ से संबंधित वीडियो बाद में लेकर आएंगे। कट ऑफ क्या रहेगी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि पेपर का स्तर ठीक ठाक था, कोई ज्यादा जटिल भी नहीं था, इजी भी नहीं था, एवरेज पेपर था। हम थोड़ा अनुमान भी नहीं लगा सकता सर, इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा मैं। मनीष जी आप बार बार मजबूर मत कीजिएगा। यस, चलो फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। कोशिश हमने की कि बहुत बेहतर ढंग से आप तक पहुंचाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम जी। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा प्लीज, थैंक यू।